हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। एक हमारा एडिटोरियल पब्लिश हुआ है किसके रिगार्डिंग? ये एडिटोरियल जो हमारे कोयला सेक्टर है उसके रिगार्डिंग। इसमें क्या कहा गया है, जो न्यू कोयला हमारे पावर प्लांट है हमें इसे बैन कर देना चाहिए। और इवन इसमें एक और बात लिखी है, जो हमारे ओल्ड पावर प्लांट है उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों कंटिन्यू रखना चाहिए? क्योंकि अगर 25 साल पुराने हैं, ठीक है, 25 ईयर ओल्ड है, तो इनके जो हीट रेट है वो अच्छा होगा, तो जिससे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सही हो पाएगी। बट जो इससे भी ज़्यादा पुराने हैं हमें उसे भी बैन कर देना चाहिए, उन्हें क्या नाम है, एक्सपायर कर देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग इसके अंदर बात की गई है। अब जो हमने इसमें कहा कि न्यू कोयल जो पावर प्लांट है उसको हमें बैन कर देना चाहिए, तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि जैसे क्या है, इंडिया के कुछ टारगेट है कि 2070 तक हमें क्या करना है, नेट न्यूट्रलिटी के तरफ फोकस करा हुआ है कि नेट न्यूट्रलिटी जो हमारा कार्बन है, जो हमारा पॉल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है, उसको हमें न्यूट्रल पे लेके जाना है 2070 तक। ये इंडिया का सबसे बड़ा टारगेट है। इवन इंडिया के साथ साथ क्या है कि हमें 2030 तक क्या करना है, 500 गीगावोट हमें रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने हैं, जिससे क्या है क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट कम पड़े। ये हमारे टारगेट है। तो इसके साथ साथ अब इंडिया ने क्या क्या कमिटमेंट्स दे रखे हैं, हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इंडिया की जब कमिटमेंट की बात आती है तो इंडिया ने क्या कहा है कि हमें सबसे पहले फोकस क्या है, हमें क्लाइमेट के रिगार्डिंग लड़ना है। ठीक है, क्लाइमेट के रिगार्डिंग लगना है कि जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग चेंज आ रहे हैं कि आपको ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हमें ये रिड्यूस करना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है हमें रिड्यूस करना है। ये इंडिया का एक कमिटमेंट है जो हमें फुलफिल करना है। और जैसा आपको पता है, इंडिया का जो कॉयल कैपेसिटी है वो चाइना के कंपैरिजन में सेकंड नंबर पे आ जाता है। पहले नंबर पे तो हमारा चाइना आता है, फिर हमारा इंडिया आ जाता है। तो हमें इसे भी फेजिंग आउट करना है कि हमें इसमें भी इतना टॉप पे नहीं जाना है। इवन गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट एनकरेज करे लोगों को कि लोग क्या करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी से है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, इसको इंक्रीज़ करना है। इवन गवर्नमेंट का क्या है, ये चाहती है कि इनको क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है, जो इंस्टॉलेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का। अब मैंने अभी भी बताया कि इंस्टॉलेशन जो है हमें इंक्रीज़ करना है। कितना इंक्रीज़ करना है कि 500 गीगावोट जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से करें। कब तक? बाय 2030 तक। तो ये हमारे इंडिया के एक तरह से कमिटमेंट्स हैं। उसके साथ साथ इंडिया क्या कर रहा है कि जो न्यू कोयला प्लांट है ना, उनको अगर ये बंद कर देगा, अगर इनको बंद कर देगा तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर इनको कंटिन्यू रखता है तो इसमें एक और चीज़ देखने को मिल सकती है कि हम ना दूसरे देशों के अंदर ना बहुत हमारे जो चीज़ है ना बहुत नीचे गिर सकते हैं, हमारी इमेज डाउन हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनको कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्लाइमेट पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इसमें रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। तो हमें इसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते, तो हम क्वालिटी जो है ना, एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो एयर क्वालिटी है ना वो उसको हम अच्छा कर देंगे, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और उससे क्या है, लोगों के अंदर क्या बीमारी वगैरह भी कम देखने को मिलेगी। इवन इसका क्या है, इंडिया क्या चाह रहा है कि ये अगर रिड्यूस कर देगा अपनी डिपेंडेंसी, किसके रिगार्डिंग, इंडिया अगर रिड्यूस करा अपनी डिपेंडेंसी कोयल के ऊपर, तो वो एक तरह से कहाँ इनहेंस कर रहा है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी एनहेंस कर रहा है। अगर कोयल के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे करेगा, जिससे हमारे क्लाइमेट को भी बहुत अच्छा वो देखने को मिलेगा। ठीक है। और जैसा आपको पता है, अगर हम कोयले के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का है ना कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। जैसा आपको पता है, कोयला हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, पर हम बहुत सारा इंपोर्ट भी करते हैं अलग अलग देशों से, क्योंकि जो हमारे कोयले की एफिशिएंसी है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिससे हमारी सिक्योरिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा, एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है। और अगर पावर प्लांट की मैं बात करूँगी, ये हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, कोयले से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना रही, एक्सपेंसिव है, 2 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है किससे, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे कॉस्ट इफेक्टिव हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारी इसके रिगार्डिंग सारी की सारी बात हो गई। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कोयले से, हम कोयले के ऊपर रिलाय है, कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। जैसे कि आपको पता है, इंडिया के अंदर ना 60% जो इलेक्ट्रिसिटी आती है लोगों के पास, वो हमारे किसके थ्रू आ रही है, कोयले के थ्रू। 60% हम इलेक्ट्रिसिटी कोयले से यूज़ कर रहे हैं। और जैसा अगर आप देखोगे 2022 और 23 का अगर मैं डाटा आपको बताती हूँ, तो ये 8% इंक्रीज़ हुई है, 8% इंक्रीज़ हुई है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले। तो हम क्या है, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं कोयले पे। अगर कोयले पे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या है, हम क्लाइमेट को भी उतना ही इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये भी हमारी इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा है, ये हमारे सबसे बड़ा इशू देखने को मिल जाता है। अब आपको हमें क्या है, इंडिया को क्यों रिड्यूस करनी चाहिए कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, क्यों हम रिड्यूस करें,
क्यों हम इससे ही क्यों नहीं करें। तो पहला क्वेश्चन तो आपको पता है कि कोयले से हम क्लाइमेट को बचा सकते हैं, क्लाइमेट में पॉल्यूशन कम होगा तो रिड्यूस हम पॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। अब रिड्यूस पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप क्या देखोगे कि जैसा आपको पता है कोयले से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। अगर वो पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, पर्टिकुलेट मैटर हो गए, हैं, ग्रीन हाउस गैस हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि टेम्परेचर में है ना इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है जिससे क्या क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इवन इस पॉल्यूशन से बहुत सारी डिजीज़ भी देखने को मिल जाती है। अब वो डिजीज़ की अगर मैं बात करूँगी तो रेस्पिरेटरी हमारी डिजीज़ हो जाती है। इवन आप देखोगे कार्डियो की डिजीज़ बहुत देखने को है। प्री मैच्योर डेथ, लोगों की जो प्री मैच्योर डेथ होती है ना वो भी देखने को इसके अंदर मिल जाती है। इवन स्मोक आपको देखने को मिलता है कई बार बहुत ज़्यादा, एसिड रेन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे इशू देखने को मिलते हैं जब भी हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें बेसिकली क्या है, इसको हमें इसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, एज अ सिंगल सोर्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोयला जो है इंडिया के अंदर एज अ सिंगल सोर्स वर्क कर रहा है जिससे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो हमें इसकी डिपेंडेंसी को कम कर देना चाहिए। इवन आपको पता है इंडिया ने क्या है बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी तक बताती आ रही हूँ। तो एक इसमें से बहुत बड़ा हमारा एग्रीमेंट आ जाता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया था। इस पेरिस एग्रीमेंट में क्या था कि हमें क्या है ग्रीन हाउस गैस को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है हमें रिड्यूस करना है, इसके हमें कमिटमेंट ऑलरेडी सेट है। तो हमने इसका भी साइन कर रखा, तो इसके भी लिए हम आगे वर्क कर सकते हैं। इवन हमें क्लीन एनर्जी को प्रोडक्शन करना है तो वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही घूमना चाहिए, क्योंकि कोयले से हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी हमारी रिन्यूएबल के इससे आ जाएगी, तो ग्रीन एनर्जी को हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इवन हमें वाटर की जो स्कैरसिटी है वो भी देखने को मिल रही है। लाइक अब आपको पता है कोयला यूज़ हो रहा है तो कोयला अकेला थोड़ा ना वर्क करना है, इसके साथ वाटर भी तो मिक्स होता है, वाटर को भी तो यूज़ कर रहे हैं। अब वाटर स्पीड में आ रहा है तो उसके साथ साथ आपको पता है वाटर भी बहुत सारा ख़राब हो रहा है, तो इसमें भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इवन अगर कोयले से हम डिपेंडेंसी कम करते तो हम क्या है रिड्यूस कर देंगे इम्पोर्ट, क्योंकि इम्पोर्ट भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं कोयला बाहर देशों से, क्योंकि 60% इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जॉब लोगों की देखने को मिलेगी, जॉब क्रिएशन बहुत सारा आ जाएगा, इनोवेशन आइडियाज़ आएंगे, इनोवेशन लोगों को देखने को मिलेगा। इवन टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और डिफरेंट सेक्टर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसके रिगार्डिंग, और इकोनॉमिकली जो हमारा अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी, इकोनॉमिक के बेस पे अगर बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी इसके रिगार्डिंग हमारी इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। अब ये सारी बात तो हमने कर ली। अब जैसे मैं बात करती हूँ कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कोयल के ऊपर कैसे एकदम से कैसे स्टॉप कर सकता है। जैसे आपको पता है कि 60% जो होता है इंडिया किस पे डिपेंड है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो कैसे एकदम से ये रिड्यूस कर दे अपनी कोयले के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स हैं उन्हें लगाना पड़ेगा। जो हमारा सोलर हो गया, सोलर के रिगार्डिंग जो हम करते हैं, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गए, तो इन सबको जनरेट करना पड़ेगा, इन सबको लगाना पड़ेगा, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। इवन हमें इंक्रीज़ करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी इनके थ्रू, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेंगे, सेव एनर्जी, रिड्यूस एमिशन करेंगे जो हम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा पावर प्लांट की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। इवन जो हमारे ओल्ड हैं, ओल्ड जो कोयले के सेक्टर है जो 25 साल से पुराने, तो उनको भी बंद करना पड़ेगा, फेज आउट करना पड़ेगा। अब ये मैंने बता दिया कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मेन है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को ही आपको लगाना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे इंडिया में ये दिखता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में दिक्कत है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल सकती है। और इवन ये लैक ऑफ एडिक्वेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे कम देखने को मिल जाएगी। एंड उसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है ना वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा नॉलेज इसमें लगेगी। इवन क्या है इसकी बहुत सारी लाइन वगैरह आपको लगानी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप इसको काम करोगे, तो एक तरह से स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। और इसके अंदर बैटरी स्टोरेज का भी, कि हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टोर करेंगे, तो उस पर फोकस करना पड़ेगा, जब भी तो लोगों तक जाएगी। इवन रिलायबिलिटी हमें करनी पड़ेगी, जो सप्लाई वगैरह करेंगे कैसे हम उसमें रिलायबल होंगे, वो सारी चीज़ें। तो ये सारे हमें चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा हमारा आ जाता है डिस्कॉम चैलेंज है। डिस्कॉम चैलेंज क्या है, जैसा आपको पता है पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इनकी पुअर कंडीशन है, जैसे कि ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं,
ठीक है, डिस्कॉम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, तो इनके पास जो पैसा वगैरह आपको कम देखने को मिलता है। ये मतलब मेन बायर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बाय करते हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से भी यही बाय करेंगे। तो इनको पता है इनके पास पैसे की बहुत कमी देखने को मिलता है, तो ये पेमेंट वगैरह में डिले कर सकते हैं, तो जिससे हमें दिक्कत आ सकते हैं। तो क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी से अगर स्टार्टिंग में बनाएंगे तो वहाँ पे पैसा भी तो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे ये दिक्कत भी बड़ी देखने को मिल रहा है। तो ये चैलेंजेस है, हमें इनसे टैकल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।